vectors. Scalars and vectors. दिखाई दे रहा है? I hope so. Scalars and vectors. ये put the heading. ये अपने आप में आप ऐसे मान सकते हो, ये अपने आप में एक चैप्टर है अलग से. It's kind of a chapter in its own. ठीक है. Scalars and vectors. Okay. चलो start करते हैं अभी से. Now see, in the very first lecture I told you about physical quantities. मैं आपको बताया था कि physical quantity क्या होती है. ठीक है. फिजिक्स में जो है ना, physical quantities plays a very important role in the physics. Physical quantities are those things which can be measured. ऐसी कोई भी चीज जिसको आप measure कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट से या किसी फॉर्मूला से, बट यू कैन मेजर इट, उस चीज को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. ओके. नाउ फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स. दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है. ठीक है. यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज नहीं बोलेंगे, वो भूल जाओ. आज एक नया टाइप का क्लासिफिकेशन है. फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. वन इज स्केलर quantities, scalar quantities, and other is vector quantities. Okay, so some quantities are there which are called as scalar and some quantities are there which are called vectors. जो न्यू स्टूडेंट है शायद उनको अभी इतना क्लियर नहीं हो रहा है कि ये फिजिकल क्वांटिटीज मैं फिर से बता देता हूँ. देखो ये वर्ड है फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिक्स में ये बहुत बार आने वाला है. व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? ऐसी कोई भी चीज जो आप मेजर कर सकते हो उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. ठीक है. और अगर आप मेजर नहीं कर पाओगे तो उस चीज को फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलते हैं फिर. ठीक है. फॉर एग्जांपल, यू कैन मेजर द स्पीड ऑफ द कार, यू कैन मेजर द मास ऑफ द कार, यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ द कार, you can measure the temperature of the body. These all are physical quantities. Speed, length, mass, temperature, ये सब physical quantities है. But कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप measure नहीं कर सकते. For example, you cannot measure the happiness in the person. Happiness measure करने का कोई instrument नहीं है आपके पास. You cannot measure the sadness of the person. You cannot actually measure the dumbness of the person. पर्सन कितना बेवकूफ है वो भी मेजर नहीं हो सकता है. तो ऐसी चीजें जो मेजर नहीं होती हैं, लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, यू कैन नॉट मेजर, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं रखते हैं. ठीक है. याद रखो, फिजिक्स में जो भी चीज मेजर होती है दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. अब मैं को बोल रहा हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है. सम फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज स्केलर एंड सम आर कॉल्ड एज वेक्टर्स. ठीक है. रिगार्डिंग स्केलर्स एंड वेक्टर्स आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा. ठीक है. तो सबसे पहले आई एम स्टार्टिंग विद अ स्केलर. व्हाट इज स्केलर? ठीक है. अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, सो स्केलर्स आर दोस क्वांटिटीज, स्केलर्स आर दोस क्वांटिटीज which have only magnitude. I hope ये सबको दिखाई दे रहा है. Let's write with a darker pen. Scalars are those quantities which have only magnitude. I suggest आप भी लिख के ले लो मेरे साथ. मैं रिपीट कर रहा हूँ. Scalars are those quantities which have only magnitude. Okay. क्या मतलब है इसका मैं समझा देता हूँ, बट वेट फॉर अ मिनट. स्केलर्स वो क्वांटिटी है जिनके पास सिर्फ क्या रहता है, which have only magnitude. Now vectors. Vectors are those quantities. Vectors are those quantities which have magnitude as well as direction. Which have magnitude as well as direction. Magnitude and direction also we can write. So I hope आपको definitions दिखाई दे रहे हैं. Note them down.
तो एक सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो स्केलर्स आर समथिंग which have only magnitude and vectors are those which have magnitude and direction also. तो दोनों में फर्क क्या है? वेक्टर्स के पास डायरेक्शन एक्स्ट्रा है, वेक्टर्स हैव डायरेक्शन मोर. ठीक है, अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं. लेट्स टेक वन एग्जांपल. सी द वन एग्जांपल. सपोज इफ आई से द लेंथ ऑफ अ बॉडी. लेंथ, सबसे पहले आप ये सोचो, इज इट लेंथ मेजरेबल? यस, लेंथ कैन बी मेजर्ड यूजिंग स्केल और मेजरिंग टेप से आप लेंथ मेजर कर सकते हो. तो लेंथ इज मेजरेबल. यस, जो भी चीज मेजरेबल होती है तो उसका यूनिट भी होता है. लेंथ इज मेजरेबल, इट हैज यूनिट्स लाइक मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एंड सो ऑन. ठीक है, तो लेंथ मेजरेबल है. ओके, सपोज आपने किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर किया. द लेंथ इज कमिंग टू बी 5 सेंटीमीटर. ये लेंथ आ रहा है 5 सेंटीमीटर. ओके, इसमें जो ये नंबर है ना 5, ये नंबर है 5, दिस 5 नंबर इट इज नोन एज मैग्नीट्यूड. ये जो नंबर है ना 5, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड. हर मेजरमेंट में एक नंबर आता है, उस नंबर को बोलते हैं मैग्नीट्यूड. ये 5 जो नंबर है 5 सेंटीमीटर, 5 हमें ये आइडिया देता है. 5 से हमें क्या पता चलता है? 5 gives us idea that the length of the body is 5 times the 1 centimeter. आपकी बॉडी 1 सेंटीमीटर से 5 टाइम्स बड़ी है, वो इस 5 से पता चलता है. इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड टेल्स अस, वो हमें ये बताते हैं कि हमारी जो लेंथ है, जो भी आप मेजर कर रहे हो, हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो 1 सेंटीमीटर से या 1 मीटर से या 1 किलोग्राम से, यूनिट से कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है. दिस नंबर 5 इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड एंड सेंटीमीटर इज अ यूनिट. ओके, ठीक है, लेकिन आपको पता है लेंथ को कोई डायरेक्शन नहीं होता है. कभी आपने ऐसा नहीं बोल सकते कि द लेंथ ऑफ दिस पेन, आप ऐसा कभी नहीं बोलते हो कि लेंथ ऑफ दिस पेन इज 10 सेंटीमीटर इन द ईस्ट. इस पेन को आप ईस्टर्न डायरेक्शन में रखोगे तो इसका लेंथ 10 आएगा. अगर आप इस पेन को नॉर्दर्न डायरेक्शन में भी रखोगे तो भी इसका लेंथ 10 ही आने वाला है. इट इज नॉट हैविंग एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो लेंथ इज अ क्वांटिटी which has magnitude but it does not have direction. That's why length is a scalar. तो scalar का पहला एग्जाम्पल है length. Just mention the length as an example. ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल इज मास. ठीक है, मास. देखो, अगर आप कोई भी एक बॉडी लेते हो तो बॉडी का जो मास होता है वो मेजरेबल होता है. There are many ways by which you can measure the mass. ठीक है, मास मेजर करने के बहुत तरीके होते हैं. एक मेथड होता है कि आप मास को मेजर करो यूजिंग वेइंग मशीन, स्प्रिंग बैलेंस, फिजिकल बैलेंस. बहुत सारे मेथड से मास कैन बी मेजर्ड. सपोज किसी बॉडी का मास आपने मेजर किया, लेट्स से मास ऑफ अ बॉय कम्स टू बी 40 किलोग्राम. ठीक है, तो इसमें जो 40 है ना, दिस 40 इज अ मैग्नीट्यूड. ठीक है, 40 हमको ये बताता है that this mass of the boy is 40 times 1 kg. This 40 is called as magnitude. तो मैग्नीट्यूड तो आ गया. बाकी मास को कोई डायरेक्शन नहीं होता है. कभी आप ऐसे बोलते हो क्या कि मेरा वजन, मेरा मास 60 किलोग्राम है इन द ईस्ट या 60 किलोग्राम इन द नॉर्थ? ऐसा बोलता है क्या कोई? अरे एक बॉडी है, वो उसका जो मास होता है उसको कोई डायरेक्शन नहीं होता है. मास इज ऑल्सो स्केलर, it has only magnitude. सेकेंड एग्जाम्पल इज मास. ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल मैं ओरली बता रहा हूँ. थर्ड एग्जाम्पल इज टाइम. टाइम, इफ आई से टाइम ऑफ द लेक्चर इज 1 hour. 1 hour का लेक्चर है ना, थोड़ा ज्यादा लेंगे तो आप चिल्लाना शुरू कर देंगे कि सर ज्यादा ले रहे हैं. तो आप टाइम भी मेजर कर लेते हो कि हाँ 1 घंटे का ही लेक्चर होना चाहिए. टाइम इज मेजरेबल. टाइम ऑफ लेक्चर इज लेट्स से 1 hour. सो 1 इज अ मैग्नीट्यूड. ठीक है, लेकिन टाइम को कोई डायरेक्शन नहीं होता है. मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं 1 hour का लेक्चर लूंगा इन द ईस्टर्न डायरेक्शन या मेरा लेक्चर 1 hour का वेस्ट में है. टाइम डू नॉट हैव डायरेक्शन. इट्स नॉट 1 hour ईस्ट और 1 hour नॉर्थ और 1 hour अप और 1 hour डाउन. टाइम डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन. बेसिकली टाइम डायरेक्शन के साथ नहीं आता है.
hence it is scalar. ठीक है. फोर्थ एग्जाम्पल है टेम्परेचर. ओके, जब किसी बॉडी का आप टेम्परेचर मेजर करते हो, टेम्परेचर से ये पता चलता है कि बॉडी कितना हॉट है या बॉडी कितना कोल्ड कूल है. बट टेम्परेचर डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन. टेम्परेचर इज अ स्केलर. ओके, अब 2-4 एग्जाम्पल मैं और बता देता हूँ, बट विदाउट एक्सप्लेनिंग देम. आप बाद में खुद सोच सकते हो. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज करंट. करंट में कुछ स्टूडेंट को डाउट आ सकता है कि सर करंट को तो डायरेक्शन होता है. ठीक है, रिगार्डिंग करंट मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा, बट राइट ऑन करंट इज ऑल्सो फंडामेंटल. करंट इज ऑल्सो स्केलर. नेक्स्ट इज डेंसिटी. नेक्स्ट इज प्रेशर. Okay, these all are simply, and one more example, speed. These all are scalars. Okay, चलो अब आते हैं वेक्टर्स के ऊपर. वेक्टर्स आर दोस क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction. मतलब इनके पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में डायरेक्शन भी होता है. ठीक है, अब वेक्टर का सबसे पहला एक एग्जाम्पल है फोर्स. Okay, the very first example of the vector is force. Okay, now फोर्स को देख लेते हैं एक बार. सही, एक बार बताओ, सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज ये बॉक्स है, इट्स अ बॉक्स. मैंने आपको एक बोला, एक ऑर्डर दिया कि आप इस बॉक्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करो. आई टोल्ड यू टू अप्लाई द फोर्स ऑन दिस बॉक्स. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन आएगा कि सर कितने न्यूटन का फोर्स लगाना है, हाउ मच न्यूटन ऑफ फोर्स वी हैव टू अप्लाई. ठीक है, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ. अप्लाई द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन. ओके, मैंने आपका आंसर दे दिया 10 न्यूटन. इसमें ये 10 क्या है? दिस 10 इज अ मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो आ गया. अब उसके बाद आप फिर से क्वेश्चन पूछेंगे कि सर 10 न्यूटन का जो फोर्स है वो मैं लगाऊं कैसे? शुड आई अप्लाई टुवर्ड्स लेफ्ट, शुड आई अप्लाई टुवर्ड्स राइट, या नीचे से अप्लाई करूं, या फ्रंट से अप्लाई करूं, या ऊपर से अप्लाई करूं? ठीक है, क्योंकि देखो हर डायरेक्शन में रिजल्ट अलग आएगा. इफ यू अप्लाई फोर्स लाइक दिस, अगर आप फोर्स लेफ्ट की तरफ अप्लाई करेंगे तो द बॉक्स विल शिफ्ट लेफ्ट साइड. If you apply the force in the upper direction, upward apply करेंगे तो box will shift upward. So ध्यान पे देखिए, force को direction भी हुआ ना. In the different direction when you apply force, it will produce different results. So hence force do have a direction. Force को direction होता है, and it also have magnitude. So it is vector. ठीक है. So remember, first example is force. चलो एक और example देखते हैं. The second example of vector quantities is displacement. You are familiar with this word displacement. ठीक है, अब displacement को भी direction होता है. See, imagine that there is one body which is standing at point O. एक body है जो O पे खड़ी है. ठीक है, अब O से जो body है वो इधर गई, like this, इधर गई. okay, and it reaches to the point P. O से P गई बॉडी. okay, अब बॉडी O से P कोई भी पाथ से जा सकती है. बॉडी कैन गो लाइक दिस, इट कैन ऑल्सो गो लाइक दिस. बॉडी ऐसे भी जा सकती है. बट आपको पता है दैट जिस पाथ से ये बॉडी जाएगी वो पाथ तो बहुत सारे हो सकते हैं. बट O से P तक इफ आई ड्रॉ शॉर्टेस्ट लाइन, if I draw a straight line from O to P, that shortest line is known as displacement. ये तो आपको मालूम है. तो ये जो मैंने arrow बनाया है, it is like a displacement. ठीक है, displacement also do have a direction. इसका direction होता है from starting point towards the end point. अगर body O से P गया है तो O is the starting point, P is the ending point ना. तो displacement का direction होता है from O to P. ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन मैंने शो किया है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से हमको ये पता चलता है, मैं आपको डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग बता रहा हूँ कि व्हाट डिस्प्लेसमेंट गिव्स. डिस्प्लेसमेंट से हमको ये पता चलता है कि बॉडी
एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना शिफ्ट हुई। ओके, सपोज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया 4 मीटर्स, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है, तो 4 इज अ मैग्नीट्यूड, और मैं बोल सकता हूँ बॉडी शिफ्टेड बाय 4 मीटर, बॉडी शिफ्टेड बाय 4 मीटर इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट डायरेक्शन में नहीं है ना, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में नहीं है, तो मैं बोलूंगा बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है इन द लेफ्ट डायरेक्शन इज 0। मतलब बॉडी लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं हुई है, बॉडी टोटल राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हुई है। डिस्प्लेसमेंट से हमको ये पता चलता है कि बॉडी का ओवरऑल शिफ्टिंग कितना हुआ है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉडी कितना शिफ्ट हुई है वो आपको डिस्प्लेसमेंट से पता चलता है। So it is a vector quantity, remember. Displacement is vector, force is vector. कुछ और एग्जाम्पल है, बट बाकी एग्जाम्पल मैं बिना एक्सप्लेनेशन के दे रहा हूँ। राइट ऑन फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेलोसिटी के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर। ठीक है, अगर किसी को एक्सेलरेशन की स्पेलिंग नहीं आ रही है तो सुन लो, इट इज ACCELARATION। ठीक है, एक्सेलरेशन। ठीक है, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं विच आर वेक्टर्स, वो आगे चल के हम लोग देखेंगे। राइट नाउ दीज सम क्वांटिटीज यू कैन रिमेंबर। ठीक है, सो नाउ आई क्लियर्ड व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर्स। इन शॉर्ट याद रखो, हमारे आसपास फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं, कुछ किसी स्टूडेंट ने भी डाउट पूछा है कि रिपीट करो, क्या रिपीट चाहिए आपको? व्हाट यू वांट रिपीट? पूरा टॉपिक फिर से रिपीट करना है क्या? एग्जैक्टली क्या रिपीट करना है वो बताओ। somebody asked the doubt कि रिपीट करो। ओके, रिपीट द एग्जांपल्स। द एग्जांपल ऑफ वेक्टर्स मैं फिर से बता रहा हूँ। वेक्टर्स के एग्जांपल है, फर्स्ट इज फोर्स, सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट, थर्ड इज वेलोसिटी, फोर्थ इज एक्सेलरेशन। ओके, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ऐसा मत सोचो ये चार ही हैं, हमारी यूनिवर्स काफी बड़ी है, बहुत सारी चीजें हैं यूनिवर्स में, बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं, बट आपकी लेवल के हिसाब से सब एक साथ बताना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। राइट नाउ आई एम गिविंग यू 4 एग्जांपल्स। ओके, सो आई होप ये पूरा क्लियर है। हाँ, तो अभी इन शॉर्ट ऐसे याद रखो, हमारे फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, मेनी क्वांटिटीज आर देयर, जिनको हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, स्केलर और वेक्टर। स्केलर्स आर डायरेक्शनलेस, उनको कोई डायरेक्शन नहीं होता है, they have only magnitude. Vectors do have a direction, also they have a magnitude. Okay, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, now next मैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट मैं कराता हूं how to represent a scalar, how to represent a scalar, and also we will see how to add और सब्ट्रैक्ट स्केलर। मतलब यहाँ पे हम लोग ये देखने वाले हैं कि स्केलर के साथ डील कैसे करते हैं। व्हाट आर द रूल्स टू डील विद स्केलर, स्केलर से हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं स्केलर्स को। देखो, पहले मैं बताता हूँ हाउ टू रिप्रेजेंट अ स्केलर। आप स्केलर को लिखोगे कैसे? स्केलर्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। स्केलर्स जो होते हैं ना, हम लोग स्मॉल लेटर से उनको लिखते हैं यूजुअली, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, स्मॉल लेटर लिखते हैं। सपोज यू आर डीलिंग विद अ मास, मास इज स्केलर, मास को हम लोग यूजुअली स्मॉल एम लिखेंगे। ठीक है, बस स्मॉल लेटर ही लिखा जाता है, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन। अब ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे होता है? सी, इफ यू वांट टू ऐड द टू स्केलर्स और इफ यू वांट टू सब्ट्रैक्ट द टू स्केलर्स, उसके लिए रूल ये है कि वो दोनों स्केलर्स का यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, सपोज मास और लेंथ दोनों स्केलर है, मास एंड लेंथ बोथ आर स्केलर, बट यू कैनॉट ऐड देम। यू कैनॉट ऐड 5 kg प्लस 5 मीटर, 5 kg प्लस 5 मीटर नहीं होता है। सो ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोथ ऑफ देम शुड हैव सेम यूनिट्स, दैट्स इट। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ स्केलर्स बोथ स्केलर्स शुड हैव सेम यूनिट। ठीक है,
जो स्टूडेंट ऑलरेडी लास्ट वीक लेक्चर अटेंड कर चुके हैं उनको याद होगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूनिट सेम होना चाहिए. दिस आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. ठीक है. ओके, अब स्केलर को ऐड करने के लिए मैंने बोला कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए. बोथ स्केलर्स शुड हैव सेम यूनिट. ओके, सो एक बार बताओ, आई कैन ऐड 5 kg विथ 6 kg. अगर मेरे पास एक है 5 kg, इट्स अ स्केलर, और दूसरा है 6 kg, इट्स अ स्केलर. 5 kg plus 6 kg is meaningful. It will be 11 kg. ठीक है ना, इसमें कोई हार्ड बहुत डिफिकल्टी तो नहीं है. तो ये आपने कैसे ऐड किया? 5 + 6 11. आप बोलेंगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, ऐड हो गया 5 + 6 11. दैट मीन्स यू हैव एडेड विथ अ सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा ना. अलजेब्रा के सिंपल रूल्स से आपने इसको ऐड किया, जैसे दो नंबर्स को ऐड करते हैं. हम लोग बोल सकते हैं स्केलर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा. ठीक है, मतलब कोई इसमें अलग रूल्स नहीं है. जैसे आप नंबर्स को ऐड करते हो वैसे स्केलर्स कैन बी एडेड. ठीक है, स्केलर्स कैन बी एडेड लाइक नंबर्स विथ अ सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा. ठीक है, तो अगर आपको दो नंबर्स ऐड करने आते हैं मतलब उसी तरीके से आप स्केलर्स भी ऐड कर सकते हो. ठीक है, प्रोवाइडेड दे शुड हैव सेम यूनिट्स. ओके, एंड स्केलर्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स. दैट्स इट. स्केलर से डील करना बहुत आसान है, वो आपने सीख भी लिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है स्केलर से डील करना. ठीक है, नाउ आई विल टीच यू हाउ टू डील विथ वेक्टर्स. ठीक है, ठीक है, हाउ टू डील विथ वेक्टर्स. इस चैप्टर का जो 90% टॉपिक है, 90% जो आपको पढ़ना है वो वेक्टर्स के बारे में है. स्केलर्स आर नॉट इन डिटेल, मेनली यू टू स्टडी वेक्टर्स बिकॉज वेक्टर्स आर समथिंग न्यू फॉर यू. ठीक है, so put the heading like this: how to represent a vector. How to represent a vector. ठीक है, पहले हम लोग ये सीखेंगे वेक्टर को दिखाते कैसे हैं, मतलब हाउ टू राइट अ वेक्टर इन द नोटबुक. नोटबुक में मैं वेक्टर कैसे लिख सकता हूँ. ठीक है, देखो वेक्टर्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, बट ऑल्सो दे कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. दोनों अलाउड है, स्मॉल या कैपिटल दोनों लेटर से रिप्रेजेंट हो सकते हैं. सपोज मैंने कैपिटल लेटर से लिखा, लेट्स से रिटन कैपिटल ए. अभी भी ये वेक्टर नहीं है. इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको थोड़ा अलग दिखाने के लिए कि ये वेक्टर ही है, इसके ऊपर हम लोग एरो देते हैं लाइक दिस. सी दिस, वी गिव अ एरो लाइक दिस. दिख रहा है एरो? अगर किसी लेटर के ऊपर एरो दिया हुआ है मतलब ये वेक्टर है. दिस इज अ वे वी कैन राइट डाउन द वेक्टर्स. ठीक है, ये एरो का मतलब ऐसा नहीं है कि इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट साइड है. ठीक है, अगर इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड भी है तो भी एरो ऐसे ही बनेगा. दिस इज अ सिंबल. ठीक है, अगर आप ऐसे लिख सकते हो P, लेट्स से P इज अ वेक्टर जिसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है. P का डायरेक्शन, सपोज P इज अ वेक्टर व्हिच हैज अ डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड एरो मत बना देना, आपको एरो ऐसे ही बनाना है लाइक दिस. ठीक है, अब इसको रीड कैसे करते हैं, इसको ऐसे रीड नहीं करना है कि P एरो, इसको ऐसे रीड करना है P. इस एरो को हम लोग बोलते हैं बार. यू कैन रीड एज P बार, P बार. ठीक है, this will be A bar, this will be P bar, so you have to read like P bar. ठीक है, इसको बार रीड करना है. अब देखो एक्चुअली में जब आप ये एरो बनाओगे ना तो एरो बनाना भी टाइम कंज्यूमिंग है. जब बहुत सारे वेक्टर्स लिखने होंगे तो बार बार ये एरो बनाना इज अ टाइम कंज्यूमिंग. आप सिंपली ऐसा भी कर सकते हो, P उसके ऊपर हल्का सा लाइन दे दो जस्ट. ठीक, भले आपने एरो नहीं बनाया, बट इफ यू गिव अ लाइन अबव दिस, दिस लाइन इज कॉल्ड एज बार, इट बिकम P bar. So vectors are denoted by this symbol. Okay, clear? This is a way you can represent a vector. ठीक है, अब before I tell you how to add the vectors or subtract the vectors, हमें वो भी सीखना है कि वेक्टर ऐड कैसे होते हैं. ठीक है, वेक्टर्स को ऐड करना काफी अलग होता है बिकॉज वेक्टर्स हैव अ डायरेक्शन ऑल्सो. ठीक है, आपने आज तक डायरेक्शंस को ऐड नहीं किया है, तो वेक्टर्स आर एडेड इन अ डिफरेंट वे. But before I go to addition of vectors, make this thing very clear. Okay, and next now I am telling you
टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं. सो पुट द स्मॉल हेडिंग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. ओके, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. ओके, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. सी, वेक्टर्स भी काफी अलग अलग टाइप के होते हैं. सपोज फर्स्ट टाइप आई एम टेलिंग यू. फर्स्ट इज equal vectors. Equal vectors. ओके, अब equal vectors क्या होते हैं, ध्यान से देखो. If there are two or more vectors, if there are two or more vectors which have, if there are two or more vectors which have same magnitude, if there are two or more vectors which have same magnitude and also same direction, ठीक है, मतलब सपोज दो वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो मतलब उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है ना. सो सच वेक्टर्स आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स. मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स. ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक नई चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना. न्यू है बट इंपॉर्टेंट है. सी, यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बाय ए बार, पी बार, सच सिंबल्स आर देयर. बट फॉर्मूलाज वगैरह में अगर आपको फॉर्मूलाज लिखनी है, फॉर्मूला में आप वेक्टर को ऐसे लिख सकते हो. नाउ आई विल टेल यू कि डायग्राम में, अगर आपको डायग्राम में वेक्टर बनाना है, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, उसमें वेक्टर दिखाना है, तो वेक्टर को कैसे दिखाया जाता है. इन दी डायग्राम्स, सपोज आपको डायग्राम बनाना है, तो उसमें वेक्टर्स आर शोन बाय एरोज. एरो बनाया जाता है. लेट्स सपोज एक वेक्टर है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. देयर इज अ वेक्टर व्हिच इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो हम लोग ऐसा डायग्राम बना सकते हैं, like this. Vectors are denoted by arrow. ठीक है, एरो में जो ये एरो की बैक साइड है ना, दिस इज द बैक साइड ऑफ द एरो. ये जो है ना, ये ठीक है, इसको बोलते हैं टेल ऑफ द एरो. टेल, ये टेल है. और ये ट्रायंगुलर पार्ट जो है, आगे का ट्रायंगुलर पार्ट, इट इज कॉल्ड हेड ऑफ द एरो. ठीक है, हेड को देख के ही आपको वेक्टर का डायरेक्शन पता चल जाएगा. अगर वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा है, वेक्टर का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, सो ये एरो का जो हेड है वो भी डाउनवर्ड होगा. By looking at the head of the arrow we can decide the direction. ठीक है, इसको देख के क्या पता चलता है, एरो को देख के, that वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड. सपोज इस वेक्टर का नेम है p बार, its name is p बार, तो आप ऐसे साइड में लिख सकते हो like this. ठीक है, so vectors in the diagram they are denoted by such arrows. ठीक है, अब इसमें देखो, एरो को देख के हमें डायरेक्शन पता चल जाएगा. देखो एरो डाउनवर्ड जा रहा है, that means this vector has a direction downward. but arrow को देख के इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी पता लगाया जा सकता है. in this arrow we can also, using this arrow we can also find magnitude of this vector. suppose, अभी ध्यान से सुनना, suppose ये जो वेक्टर है p वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 5, its magnitude is 5. so हमारा जो ये एरो है, इस एरो की लेंथ भी 5 होगी. we have to draw the arrow in such a way that its length will be 5. ठीक है, तो एरो की लेंथ से हमें मैग्नीट्यूड पता चल जाता है, और एरो के हेड को देखकर हमको डायरेक्शन पता चल जाता है. ठीक है, अब देखो मैंने अभी बताया कि अगर इस p वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है, तो आपको एरो की लेंथ कितनी बनानी पड़ेगी, द एरो शुड बी 5 सेंटीमीटर लॉन्ग. अगर इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, p का जो मैग्नीट्यूड है, लेट्स से वो मैग्नीट्यूड है 7, तो एरो की लेंथ आपको 7 बनानी पड़ेगी. ठीक है, अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 12, तो एरो की लेंथ कितनी बनानी पड़ेगी, 12. अब कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज जाएंगे, सर अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 100 है, तो क्या हम 100 सेंटीमीटर वाला एरो बनाएंगे. ठीक है, मत बनाओ, लेकिन बोलने के लिए आपको बोलना है कि हाँ ये 100 सेंटीमीटर है. ठीक है, इवन इफ यू कांट ड्रॉ 100, बड़ी बड़ी लेंथ तो आप नहीं बना पाओगे, मत बनाओ. बट इन बाय द रूल इट शुड बी 100. ठीक है, ऐसे मान लेंगे कि ये 100 लेंथ का है, रियलिटी में मत बनाओ, बट इट शुड बी.
So remember, length of arrow must be equal to magnitude, and the head of the arrow, ये arrow का जो head है ना, इसको देख के हमको direction पता चल जाएगा. So remember in the diagrams, vectors are denoted by arrows. तो देखो अभी ये मैंने एक वेक्टर बना लिया, ठीक है. सपोज एक दूसरा वेक्टर है Q, हाँ, ये वेक्टर आप खुद देखो प्लीज, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा. यहाँ पे मैंने आपको इक्वल वेक्टर्स का डेफिनेशन दिया था कि ये इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, दोज आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. तो नाउ ट्राई टू आंसर मी, डू यू फील P वेक्टर एंड Q वेक्टर, P बार एंड Q बार, आर दे इक्वल वेक्टर्स? क्या ये इक्वल वेक्टर्स हैं क्या? यस और नो, खाली उतना बताओ. डू यू फील P वेक्टर एंड Q वेक्टर, P बार और Q बार जो दिख रहे हैं, आर दे इक्वल वेक्टर्स? एनीबॉडी? यस. अच्छा यस बोल रहे हैं जो स्टूडेंट. आपको कैसे पता चला ये इक्वल है? व्हाट्स द प्रूफ दैट दे आर इक्वल? कोई बता सकता है? Yeah, anybody who can help me, how will you prove that these are equal? कैसे पता चला इक्वल है? हाँ, so मिताली जादव कह रही है कि सर एरोस का डायरेक्शन सेम है. ठीक है, हाँ चलो, एरोस का डायरेक्शन सेम है मतलब इन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है. ओके, बट एक बात बताओ, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए. कैसे पता चला कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? हाउ डू यू कम टू नो? हाँ, डायरेक्शन सेम है, आई एग्री, दिख रहा है डायरेक्शन सेम है, दोनों डाउनवर्ड जा रहे हैं, बट हाउ कैन यू फाइंड आउट दैट मैग्नीट्यूड इज सेम? यस, प्रतीक कुरुप, आपका आंसर करेक्ट है. हाँ, अब साइज बोलो, देविका इज सेइंग दैट इट इज अ साइज आर सेम. साइज बोलो या लेंथ बोलो, इफ द लेंथ ऑफ these arrows आर सेम, दैट मींस मैग्नीट्यूड्स आर सेम. देखो मैंने लेंथ लिखी नहीं है, इसका लेंथ कितना है, बट क्लियरली समझ में आता है कि दोनों का लेंथ सेम है. अगर लेंथ सेम है मतलब मैग्नीट्यूड सेम है. रिमेंबर, from the length of arrow you will get an idea about magnitude, and from the head of this arrow, head को देख के you will get an idea about direction of the vector. Okay, so अब ये definition लिख के ले लो और ये diagram बना के लो. It is a case of equal vectors. P and Q are really equal vectors. Okay, note down this diagram and note down this definition fast. ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप बहुत नई नई चीजें आ रही हैं, you may find somewhat difficulty, but you can understand it is not that difficult. ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी. So one type of vectors is equal vectors. Okay, now I'm going to the next type of vectors. See, second type है unit vectors. Unit vectors, हाँ, put the heading unit vectors. अब देखो फिजिक्स में या इवन मैथमेटिक्स में यूनिट जो है ना, यूनिट का एक्चुअली मतलब होता है वन. यूनिट मींस वन. ओके, सो व्हाट इज यूनिट वेक्टर एक्चुअली? यूनिट वेक्टर के लिए हम लोग लिख सकते हैं दैट इट इज अ वेक्टर, whose magnitude, it's a vector whose magnitude is 1. ठीक है, it's a vector whose magnitude is 1. ठीक है, अगर कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, so it's called as a unit vector. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेल मी, इफ आई से देयर इज अ फोर्स, एक फोर्स है, देयर इज अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन. अगर मैं बोल रहा हूं दैट आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, तो इसमें मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड 1 है, सो आई कैन से ये मेरा यूनिट वेक्टर है. ठीक है, इफ आई से डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय एस सिंबल, डिस्प्लेसमेंट को एस से सिंबल से डिनोट करते हैं. इफ आई से डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज 1 मीटर, डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी ने किया वो 1 मीटर है, इसमें मैग्नीट्यूड कितना है डिस्प्लेसमेंट में? 1.
that means it is a unit vector. So the vector whose magnitude is 1, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, there is no condition on direction. डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो ऐसे वेक्टर्स को यूनिट वेक्टर्स कहते हैं. ठीक है. अब देखो, यूनिट वेक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द फिजिक्स. फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं. ठीक है. इनके लिए, इसके लिए वो, इनका इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आगे बताऊंगा आपको. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वेक्टर्स आई विल डेफिनेटली टेल यू. बट ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इनके लिए एक अलग से सिंबल रखा गया है. सी, वी आर हैविंग अ डिफरेंट सिंबल फॉर स्पेशली यूनिट वेक्टर्स. क्या सिंबल है? सपोज इफ आई से यूनिट वेक्टर्स के लिए हमेशा हम लोग स्मॉल लेटर यूज करते हैं. यूनिट वेक्टर्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, आई रिपीट, यूनिट वेक्टर्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स. कभी आप यूनिट वेक्टर को बड़े लेटर्स में नहीं देखोगे. दे आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर. इसके साथ साथ एक और स्पेशलिटी है इनकी. अब देखो, सपोज मैं बोलता हूँ कि दिस ए इज अ यूनिट वेक्टर. ठीक है. इसके ऊपर हमें बार देना पड़ता है ना. वी टू गिव बार. बार नहीं देते, उसकी जगह ये देते हैं. सी, ये दिख रहा है, मैंने ए के ऊपर कैप लगा दिया. ऐसा लग रहा है कि ए ने कैप पहना हुआ है. ये कुछ कुछ कैप के जैसा दिख रहा है ना, टोपी के जैसा. दिस इज अ सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर्स. ए आपको लिखना है, ए बी सी डी व्हाटएवर, उसके ऊपर ये कैप लगानी है. ठीक है. अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये कैप तो आप बोल रहे हो कैप है, इसका एक्चुअली इसको नेम क्या है सिंबल का? इस सिंबल का नेम भी कैप ही है. इट इज कॉल्ड, आप इसको ऐसे रीड कर सकते हो, ए कैप. ठीक है. बी कैप, आई कैप, जे कैप. कैप इज अ पर्टिकुलरली सिंबल यूज्ड फॉर यूनिट वेक्टर्स. तो कभी भी किसी बुक में, आप सपोज बुक पढ़ रहे हो, उसमें किसी लेटर के ऊपर कैप दिया हुआ है, तो देख के हमें फट से पता चल जाएगा कि ये तो यूनिट वेक्टर है. यूनिट वेक्टर आर हैविंग ग्रेट इंपॉर्टेंस इन फिजिक्स. वो हम लोग देखेंगे कैसे. बट इनका इतना इंपॉर्टेंस है कि इनके लिए अलग सिंबल रखी गई है, कैप. ओके. अपार्ट फ्रॉम यूनिट वेक्टर यू कैनॉट यूज कैप फॉर एनी अदर वेक्टर. किसी और वेक्टर के लिए आप कैप यूज नहीं कर सकते. ठीक है. क्लियर? नाउ वी आर गोइंग अहेड. नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर्स इज जीरो वेक्टर्स. जीरो वेक्टर है, इसका एक और नेम होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज नल वेक्टर. नल वेक्टर, नल वेक्टर. ठीक है. सी, व्हाट इज नल वेक्टर? It is a vector. It's a vector whose magnitude is 0. अगर कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ही 0 है तो उसको नल वेक्टर कहते हैं. ठीक है. यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर अगर मैग्नीट्यूड 0 है मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना. ठीक है. तो आप पढ़ क्यों रहे हैं उसको? ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से that force of 0 Newton is acting on me. If I say the force of 0 Newton, ये मैंने on नहीं लिखा है, 0 Newton लिखा है. If I say that force of 0 Newton is acting on me, ठीक है, तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 है, तो ये हो गया नल वेक्टर. इट्स अ नल वेक्टर. लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे ऊपर 0 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मतलब एक्चुअली फोर्स नहीं लग रहा है ना, तो हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं ये? नहीं, ऐसा नहीं है. 0 इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सम इम्पोर्टेंट थिंग. 0 न्यूटन का फोर्स से भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन पता चलती है. ठीक है. कभी कभी क्या होता है कि कोई फोर्स 0 न्यूटन नहीं होता है, बट दो फोर्सेस का कॉम्बिनेशन करके 0 आता है. मतलब दो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और उनका टोटल कॉम्बिनेशन 0 आता है. So I will say in that case that the combination of these two vectors is a null vector. ये आगे के लिए यूज होगा. But as of now, you just remember the vector whose magnitude is 0. It is called as null vector. And what is the symbol of null vector? Null vector की symbol मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. It is this way. ये क्या है? It is 0 के ऊपर बार देनी है. 0 के ऊपर बार. It's a symbol for null vector. ये O नहीं है, ये 0 है. 0 बार. This is a symbol of null vector. ठीक है. So I think easy है, कोई बहुत difficult नहीं है.
आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर. नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर, नेक्स्ट टाइप है नेगेटिव वेक्टर. नेगेटिव वेक्टर, ठीक है. नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? सी, you have heard that negative numbers are there. Numbers में negative होते हैं. You have heard about -3, -4, -7, -12. Negative numbers आपने सुने हैं. But vectors are also negative. Negative vectors क्या होते हैं? ध्यान से देखो. Imagine ये एक वेक्टर है, ठीक है, जिसको डायग्राम में I am denoting by arrow. Arrow से हम लोग वेक्टर शो कर सकते हैं. Let's say इसका नेम है A बार. डायरेक्शन आपको दिख रहा है इस डायग्राम में. इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स राइट साइड, ठीक है. अब अगर मैं यहाँ पे एक और वेक्टर लेता हूं, आई एम टेकिंग वन मोर वेक्टर. सी दिस वेक्टर, ये वाला वेक्टर देखो. इसका नेम हम लोग बाद में बताता हूँ, बट फर्स्ट वेक्टर का जो नेम है वो ए बार है. फर्स्ट वेक्टर इज ए बार. चलो इसका नेम अभी मैंने नहीं बताया, सिर्फ इसको देखो ध्यान से. इफ यू ऑब्जर्व दिस न्यू वेक्टर विच आई हैव ड्रॉन, it is exactly opposite to the first vector. exactly opposite है. लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है. मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज सेम. कैसे? क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का साइज सेम है. सो कैन आई से द सेकंड वेक्टर is exactly equal to the first vector in the magnitude, but it is exactly opposite in direction. So जो ये दोनों वेक्टर्स को हम लोग एक दूसरे का नेगेटिव बोल सकते हैं. मतलब सेकेंड वेक्टर इज अ नेगेटिव ऑफ द फर्स्ट, और यू कैन ऑल्सो से दैट फर्स्ट वेक्टर इज अ नेगेटिव ऑफ अदर. दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं, ठीक है. ओके, नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं? अगर दो वेक्टर्स हैं जिनका डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम है. इन द मैग्नीट्यूड, इन द स्ट्रेंथ दे आर सेम, बट डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट, सो दे आर नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर. इसमें एक वेक्टर को आप सपोज ए लिख रहे हो, राइट? इसको ए लिखा है, दूसरे वेक्टर का नाम होगा -a, ठीक है. मतलब क्या करना है, आप एक वेक्टर लो, उसका नेम आपने रखा a सपोज, उसके आगे नेगेटिव साइन लगाना है, दैट बिकम सेकंड वेक्टर. तो आई कैन से द सेकंड वेक्टर इज अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ द फर्स्ट वन, ठीक है. क्लियर? ये प्रैक्टिकली जब आप करोगे तो समझ में आएगा कैसे कर रहे हैं. फिलहाल आपका जो स्टार्टिंग है, यू मे बी हैविंग डिफिकल्टी. सो नाउ आई एम राइटिंग डेफिनेशन ऑफ दिस, ठीक है. ओके, डेफिनेशन क्या होगा? टू वेक्टर्स आर said to be negative vectors of each other. Two vectors are said to be negative vector of each other if they have same magnitude but exactly opposite direction, ठीक है. सो दो वेक्टर जो एग्जैक्टली एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं बट मैग्नीट्यूड में, स्ट्रेंथ में सेम होते हैं, तो दे आर कॉल्ड नेगेटिव ऑफ ईच अदर, ठीक है. देखो ये कुछ नए कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसी सेम चीजें आपने पहले भी की हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने नेगेटिव नंबर सुने हैं, ओके. -3 इज अ नेगेटिव ऑफ 3. ये दोनों है ना, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव नंबर्स हैं, पता है. बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर. -3 is a negative of 3, or I can say +3 is a negative of -3. Minus of -3 is +3 ना. ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है. किसी भी एक को लेके उसके आगे माइनस साइन लगा दो तो दूसरा आ जाएगा, ठीक है. अब देखो ये दोनों जो है -3 और +3, ठीक है, दोनों नंबर लाइन के ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं. यू हैव सीन नंबर लाइन. नंबर लाइन में बीच में 0 होता है. नंबर लाइन में जो 0 होता है उसकी राइट +3 आता है,
और -3 उतना ही डिस्टेंस लेफ्ट साइड में होता है. Both of them are having same magnitude, but they are in the opposite directions of the number line. They are on the opposite sides of the zero. These are negative numbers. वैसे यहाँ पे भी है, इन दोनों का स्ट्रेंथ सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है. ठीक है. So I hope negative numbers, negative vectors are clear to you. एक लास्ट टाइप का वेक्टर है, लास्ट टाइप we will discuss. Fifth and the last type, see to it. Fifth type है resultant vector. Put the heading resultant vector. ठीक है. आज बस ये resultant vector तक समझ लेंगे तो भी ठीक है. We have to understand what is resultant vector. See, ध्यान से देखो. पहले मैं explain कर देता हूँ. You need not to note down this. पहले मैं खाली explain कर रहा हूँ. See, suppose A is a one vector. A bar is a one vector. B bar is also a vector. C bar is also a vector. ये तीनों वेक्टर्स जो है ना, सपोज ये तीनों वेक्टर सेम टाइप के हैं. सेम टाइप मतलब यहाँ पे सेम टाइप का मतलब है कि सपोज A is a force, B and C are also forces. अगर A सपोज डिस्प्लेसमेंट है, A is a displacement, B and C are also displacement. अगर C is a velocity, C velocity है, A and B are also velocity. That means same type. Same type मतलब तीनों forces हैं या तीनों velocities हैं ऐसा. तो A, B, C are the three vectors. Okay. ये तीनों vectors मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ये तीनों वेक्टर्स मिलके जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, okay, जो भी काम ये करेंगे तीनों मिलके, वो काम अगर सपोज अकेला एक D वेक्टर है, D वेक्टर alone is doing the same work as done by these three together. Suppose D is a vector which alone produces the same effect as produced by these three together. So जो D वेक्टर है ना, ये अकेला इन तीनों के बराबर है ना, इस D वेक्टर को बोलते हैं resultant vector. I can say D bar is a resultant vector of A, B and C. A, B और C का resultant vector कौन है? D है. तो resultant vector क्या होता है? Resultant vector is one single vector that produces the same result as produced by these three or sometimes four vectors together. यहाँ पे 3 या 4, 5 कितने भी वेक्टर्स हो सकते हैं. ये 3-4 वेक्टर्स मिलके जो काम करते हैं, वो अकेला काम अगर एक वेक्टर कर सकता है, मतलब ये अकेला इन सब के इक्वल है, इन सब के बराबर है. So the single vector is known as resultant vector. Getting? समझा ये? हाँ. So एक single vector अगर इन सारे vectors का काम कर सकता है, so then it is called as a resultant vector. Now I am giving you the definition of resultant vector. Okay, write down the definition of resultant vector now. एक बार बता, here I have taken A, B, C, 3 वेक्टर लिए हैं मैंने. यहाँ पे 2 भी हो सकते हैं ना. Suppose only A and B are there. The combined work of A and B is done by D alone. तो यहाँ पे 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है. So that's why how will I write down definition now? Okay. Okay. Definition में dictate कर रहा हूँ. I am not writing. I am dictating. You just write down. Okay. लिखो. The resultant vector. Write down. The resultant vector of 2 or more vectors. Resultant vector of 2 or more vectors is a single vector. Is a single vector that produces the combined effect as produced by all the vectors together. Okay, मैं रिपीट कर रहा हूं. Resultant vector of 2 or more vectors is a single vector that produces the combined effect as produced by all vectors together.
ये सारे वेक्टर्स ए बी सी ये सब कंबाइन करके जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, इन सब का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो एक अकेला वेक्टर जो प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, समझा? क्लियर? इसका जस्ट आज एक एग्जांपल दिखा देता हूं सो दैट इट विल गिव यू मोर क्लैरिटी। वन लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस, सपोज ये एक बॉक्स है, इट्स अ बॉक्स, ओके। इस बॉक्स के ऊपर दो छोटे से बच्चे हैं जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। टू स्मॉल किड्स आर देयर, दोज आर अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस। ठीक है, सपोज एक जो वन बॉय इज अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम दिस साइड, और ये जो बॉय है इट इज अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। ओके, एक दूसरा भी लड़का है जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इन द सेम डायरेक्शन इट इज अप्लाइंग, दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है, एंड दिस बॉय इज अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 3 न्यूटन। ये देखो, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये बॉक्स विल मूव टुवर्ड्स द राइट साइड, बट टू बॉयज आर अप्लाइंग फोर्स 2 न्यूटन 3 न्यूटन। एक बात बता, अगर मैं इन दोनों बॉयज को हटा के, इफ आई रिमूव दिस किड्स, इन दोनों किड्स को हटा दूं और उसकी जगह एक एडल्ट पर्सन को बुलाऊं, द एडल्ट पर्सन अलोन इज अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। एक अकेला आदमी सपोज आके 5 न्यूटन लगाता है, डू यू फील द बॉक्स विल मूव इन द सेम वे? इज इट सेम इफेक्ट प्रोड्यूस होगा? यस, हाँ। तो दिस 5 न्यूटन अलोन, यस यस, 5 न्यूटन अलोन will produce same na. So I can say this 5 Newton is a resultant vector of 2 and 3. I can say 5 Newton is a resultant vector of 2 and 3. ठीक है स्टूडेंट, आप फिजिक्स कभी मगअप नहीं कर पाओगे, आई टेल यू। समझ के लो, वो सबसे ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, इवन दो इफ यू कांट रिमेंबर डेफिनेशंस एंड ऑल, इट्स ओके, अंडरस्टैंडिंग इज फर्स्ट। समझ के लो, न्यूमेरिकल अपने आप हो जाएंगे। सो समझने की बात है। I can say 5 Newton will do same work as done by this 2 and 3. So 5 Newton is the resultant vector. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना तो बहुत इजी हो गया, सीधा 2 + 3 करो 5 आ गया। मतलब here also we can find out by simple rules of algebra, 2 3 मिलके 5 आ गया। ऐसा नहीं है, हमेशा इतना सिंपल ऐड करके रिजल्टेंट नहीं मिलता है। जस्ट इमेजिन, अगर सपोज एक एग्जांपल देता हूं, जस्ट इमेजिन इफ आई टेक अ सेम बॉक्स, हाँ, one boy is applying force from this side 2 Newton, and the second boy is applying from this side 2 Newton. ये सिचुएशन देखो, again 2 kids are there, both kids are applying force on the same box, but in this way, do you feel box वहीं का वहीं पे रहेगा ना? Will the box shift? बॉक्स शिफ्ट नहीं होगा, बॉक्स विल नॉट शिफ्ट। ठीक है, सो कोई बता सकता है इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कौन है? विच वन इज द रिजल्टेंट वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा? रिजल्टेंट वेक्टर विल बी 0। यस, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर 0 आएगा। देखो, ये दोनों वेक्टर्स मिलके क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं? व्हाट इफेक्ट दे आर प्रोड्यूसिंग? The effect is this, that ये box will be at rest. इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होगा कि बॉक्स रेस्ट पे रहेगा। अगर आप बॉक्स के ऊपर 0 न्यूटन लगाओगे, 0 न्यूटन, तो बॉक्स के साथ क्या होगा? तो भी बॉक्स रेस्ट पे रहेगा। सो दिस 2 न्यूटन आर प्रोड्यूसिंग सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय 0 न्यूटन। तो इनका रिजल्टेंट 0 है। तो अभी यहाँ पे देखो 2 + 2 होके 4 नहीं आया, 0 आ गया। सो हमेशा ऐड नहीं होता है। रिजल्टेंट वेक्टर्स आपको सोच समझ के फाइंड आउट करना होगा। रिजल्ट वेक्टर एक अकेला वेक्टर होता है जो इन दोनों वेक्टर्स का काम खुद करेगा। गेटिंग? सो आज रिजल्टेंट वेक्टर तक क्लियर करो, रिमेनिंग थिंग्स वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर आल्सो। ओके, सो आज जो भी बताया ना, प्लीज कल तक रिवाइज कर लेना। ओके, टुडे वी डिस्कस्ड व्हाट इज स्केलर्स, व्हाट इज वेक्टर्स, एग्जांपल्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर्स, एंड देन वी सॉ how to represent a scalar, how to represent a vector,